नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का बुलेटिन में बड़ी खबरें देखें उससे पहले देख लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। क्या बीजिंग में ट्रंप का सोफा जिनपिंग के सोफे से रखा गया छोटा, छिड़ी बहस। चीन दौरा खत्म होते ही अमेरिकी टीम ने फेंका चीनी सामान, जासूसी का डर। पीएम मोदी बोले विदेश जाने पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। नीदरलैंड पहुंचे पीएम मोदी। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, पुणे के केमिस्ट्री प्रोफेसर ने रचा था खेल। भोजशाला को हाईकोर्ट ने माना हिंदू मंदिर, सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। चीन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि क्या चीन ने जानबूझकर ट्रंप को सोफे पर छोटा दिखाने की चाल चली थी। दरअसल वीडियो में शी जिनपिंग का सोफा ट्रंप के सोफे से थोड़ा ऊंचा दिखाई दे रहा है, जबकि असल जिंदगी में ट्रंप की लंबाई चीनी राष्ट्रपति से करीब 10 सेंटीमीटर ज्यादा है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये चीन की सोची समझी चाल थी। वहीं दूसरी तरफ एक और दावा सामने आया है जिसने पूरी कहानी ही बदल दी। कहा जा रहा है कि जिनपिंग ने दोनों की ऊंचाई बराबर करने के लिए ट्रंप की कुर्सी पर छोटा कुशन रखवाया था, लेकिन ट्रंप को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने खुद उस कुशन को हटवा दिया। कुशन हटने की वजह से ही बैठते समय ट्रंप की ऊंचाई जिनपिंग से कम दिखने लगी। इसके अलावा ट्रंप के इस चीन दौरे से जुड़े कई और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जिनपिंग अचानक रुक जाते हैं। दावा है कि ट्रंप को थका हुआ देखकर जिनपिंग ने उन्हें आराम देने के लिए ऐसा किया। इसके अलावा पहले ऐसी खबरें भी आई थी कि ट्रंप जो लंबे समय से कहते रहे हैं कि वो शराब नहीं पीते, उन्हें चीन में स्वागत के दौरान वाइन परोसी गई थी। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद अमेरिकी डेलीगेशन ने सुरक्षा कारणों से अपने बर्नर फोन और दूसरे सामान फेंक दिए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के स्टाफ ने चीन की तरफ से दिया गया सारा सामान इकट्ठा किया और नष्ट कर दिया। ये सब कुछ राष्ट्रपति के विशेष विमान एयरफोर्स 1 पर सवार होने से ठीक पहले किया गया। वहां मौजूद एक अमेरिकी पत्रकार ने सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने साफ लिखा कि चीन की कोई भी चीज विमान के अंदर ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। दरअसल चीन जैसे देशों में जासूसी और निगरानी का खतरा हमेशा बहुत ज्यादा बना रहता है, इसीलिए अमेरिकी अधिकारी संवेदनशील दौरे पर सिर्फ अस्थायी यानी बर्नर फोन का इस्तेमाल करते हैं। सुरक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे दौरों पर फोन और लैपटॉप आसानी से हैक हो सकते हैं। अमेरिकी टीम का मकसद ये था कि कोई भी संदिग्ध डिवाइस वापस देश के सरकारी नेटवर्क में न आ पाए। हालांकि ये साफ नहीं है कि इस फोन को पूरी तरह तोड़ा गया या सिर्फ कचरा में फेंका गया, लेकिन इस सख्त कदम से साफ है कि अमेरिका चीन को लेकर कितनी ज्यादा सावधानी बरत रहा है। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने केवल पाकिस्तान के एहसान के लिए ईरान के साथ युद्ध विराम किया। चीन का अपना दौरा खत्म कर अमेरिका लौट रहे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो खुद ईरान के साथ युद्ध विराम करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे, लेकिन एक दूसरे देश के विशेष अनुरोध पर उन्होंने इस शांति समझौते के लिए अपनी सहमति दी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ये सब कुछ केवल पाकिस्तान के सम्मान और उसके एहसान के लिए किया। इस बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के पीएम और फील्ड मार्शल की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने दोनों ही नेताओं को बेहद शानदार और बेहतरीन इंसान बताया। पीएम मोदी अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में शुक्रवार को नीदरलैंड पहुंच गए हैं। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर उतरते ही प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहां के डच विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन और कई बड़े सैन्य अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। भारत के राजदूत कुमार तुहिन भी पीएम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। नीदरलैंड पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर खुद एक बेहद खास संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौता बिजनेस को बढ़ाने में मदद कर रहा है। ऐसे में नीदरलैंड की यात्रा दोनों देशों के आपसी रिश्तों को और मजबूत करेगी। इस अहम दौरे पर सेमीकंडक्टर, पानी और क्लीन एनर्जी जैसे बड़े मुद्दों पर खास बातचीत होगी। पीएम मोदी वहां के पीएम रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए बैठक करेंगे। पीएम मोदी ने विदेशी यात्रा पर नया टैक्स लगाने की सभी खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मीडिया में एक खबर तेजी से वायरल हो रही थी। दावा किया जा रहा था कि सरकार विदेशी यात्राओं पर कोई नया सरचार्ज या टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। इस खबर के सामने आते ही विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे लोगों के बीच हड़कंप मच गया, लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मामले पर देश के सामने सच्चाई रखी। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर इस अफवाह का अंत कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार विदेश यात्रा पर ऐसी कोई भी पाबंदी लगाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है।
सीबीआई ने पुणे के एक केमिस्ट्री लेक्चरर पीवी कुलकर्णी को नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड बताते हुए गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रोफेसर एनटीए की तरफ से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल था। इसी वजह से उसके पास नीट परीक्षा के असली सवाल पहले से ही मौजूद थे। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में उसने बच्चों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इस काम में ब्यूटी सैलून चलाने वाली मनीषा वाघमारे ने उसकी पूरी मदद की थी। सीबीआई ने मनीषा को भी 2 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रोफेसर ने पुणे में अपने घर पर छात्रों के लिए स्पेशल क्लास चलाई थी। इस क्लास में उसने छात्रों को परीक्षा में आने वाले सारे सवाल और जवाब रटवाए थे। छात्रों ने इन सभी सवालों को अपनी कॉपियों में बाकायदा नोट भी किया था। जब 3 मई को असली परीक्षा हुई तो सारे सवाल इस कॉपी से हूबहू मैच कर गए। राहुल गांधी ने नीट अभ्यर्थियों की आत्महत्या को सिस्टम द्वारा हत्या करार देते हुए परीक्षा घोटालों पर मोदी सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए। उन्होंने लखीमपुर खीरी के छात्र ऋतिक मिश्रा की मौत पर गहरा दुख जताया। राहुल ने लिखा, अब नहीं देनी प्रतियोगी परीक्षा। लखीमपुर खीरी के 21 साल के ऋतिक मिश्रा के ये आखिरी शब्द थे। तीसरी बार नीट देने वाला ये बच्चा परीक्षा रद्द होते ही टूट गया। गोवा में भी एक नीट अभ्यर्थी ने जान दे दी। राहुल ने कहा कि ये बच्चा परीक्षा से नहीं हारे, इन्हें एक भ्रष्ट तंत्र ने मारा है। उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि पिछले 11 साल में 148 परीक्षा घोटाले हुए हैं। इन घोटालों की वजह से करीब 9 करोड़ बच्चों का भविष्य अधर में लटका है। राहुल ने हैरानी जताई कि इतने बड़े घोटालों में अब तक सिर्फ एक को सजा मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि एजेंसियां जांच तो करती हैं लेकिन दोषियों को सजा नहीं मिलती। राहुल के मुताबिक घोटालेबाज अधिकारियों को सजा के बजाय बड़े पदों का इनाम मिलता है। उन्होंने सीधे पीएम मोदी से पूछा कि आपकी जवाबदेही जांचने के लिए और कितने जाने चाहिए। राहुल ने युवाओं से वादा किया कि वो इस लड़ाई को आखिरी दम तक साथ लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आपका भविष्य चुराने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार के विवादित भोजशाला परिसर को माता सरस्वती का मंदिर घोषित कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने साल 2003 का वो आदेश रद्द कर दिया जिसके तहत वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। कोर्ट का कहना है कि ऐतिहासिक सबूतों से साफ होता है ये जगह राजा भोज के समय एक प्रसिद्ध संस्कृत केंद्र और सरस्वती माता का मंदिर था। इस बड़े फैसले के बाद हिंदू पक्ष के लोगों ने जमकर जश्न मनाया और इसे अपनी बड़ी जीत बताया। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर पूरी तरह असंतोष जताया। धार के शहर काजी वकार सादिक ने कहा कि वो इस फैसले को चुनौती देने के लिए जल्दी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मुस्लिम पक्ष के वकीलों का कहना है कि कोर्ट ने केवल एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाया और उनके तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए अलग जमीन मांगने का विकल्प भी दिया जिसे मुस्लिम पक्ष ने सिरे से खारिज कर दिया। वहीं संवेदनशील माहौल को देखते हुए पूरे धार जिले में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। प्रशासन ने इलाके में बीएनएसएस की धारा सख्त कर दी गई है। सीजेआई सूर्यकांत ने न्याय प्रणाली पर सवाल उठाने वालों को परजीवी और कॉकरोच की तरह बताया है। सीजेआई ने कहा कि कुछ युवा आजकल कॉकरोच की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें कहीं कोई ढंग का काम नहीं मिला, वकालत या किसी और पेशे में जगह न मिलने पर वो नया रास्ता चुनते हैं। इनमें से कुछ लोग मीडिया और कुछ सोशल मीडिया का हिस्सा बन जाते हैं। वहीं कुछ लोग आरटीआई और दूसरे तरह के एक्टिविस्ट बनकर सबको डराने लगते हैं। चीफ जस्टिस के मुताबिक ये लोग बिना किसी ठोस वजह के हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उनका मानना है कि ऐसे लोग समाज और न्याय व्यवस्था के लिए किसी कीड़े से कम नहीं हैं। उनके इस बयान ने अब देश भर में बहस छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना विवाद की सुनवाई के दौरान उद्धव गुट को कोर्ट के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी करने पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बाहर जाकर न्यायपालिका के खिलाफ गलत बयानबाजी तुरंत बंद होनी चाहिए। दरअसल सुनवाई के दौरान उद्धव गुट के वकील ने जल्द तारीख मांगी थी। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत भड़क गए और बोले कि आपके लोग बाहर जाकर क्या कह रहे हैं। नेता मीडिया में बयान दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर रहा है। जज साहब ने साफ कहा कि यहाँ आप खुद तारीख मांगते हैं और बाहर कोर्ट की बुराई करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि मैं इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त करने वाला इंसान नहीं हूं। जब वकील ने दलील दी कि वो 3 साल से इंतजार कर रहे हैं तो कोर्ट ने और भी सख्त जवाब दिया। कोर्ट ने कहा, हम यहाँ शाम 4 बजे तक बैठते हैं और खाली नहीं बैठे रहते। विपक्षी वकील मुकुल रोहतगी ने भी कहा कि किसी को कोर्ट पर दबाव बनाने का हक नहीं है। अंत में कोर्ट ने साफ कह दिया कि राजनीति बाहर रखें और कोर्ट में सहयोग करें। अब इस पूरे विवाद की अगली सुनवाई जुलाई के महीने में तय की गई है।
ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक बिना किसी बड़े साझा फैसले के खत्म हो गई। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के खिलाफ मतभेदों ने सहमति नहीं बनने दी। हालांकि फलस्तीन के मुद्दे पर सभी देश एक राय नजर आए। बैठक के बाद जारी बयान में फलस्तीन को अलग देश बनाने का समर्थन किया गया। कहा गया कि 1967 की सीमाओं के आधार पर फलस्तीन को आजादी मिलनी चाहिए। इसमें गजा पट्टी और वेस्ट बैंक को फलस्तीन का हिस्सा माना गया। साथ ही पूर्वी यरूशलेम को उसकी राजधानी बनाने की वकालत भी की गई। भले ही ईरान और यूएई में ठन गई हो, लेकिन फलस्तीन पर ब्रिक्स एकजुट दिखा। इजराइल और लेबनान वाशिंगटन में हुई बातचीत के बाद युद्ध विराम को 45 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बेहद महत्वपूर्ण फैसले की आधिकारिक घोषणा की। दोनों देशों के बीच वाशिंगटन में 2 दिनों तक बहुत ही सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई। यह समझौता बेहद जरूरी समय पर हुआ है क्योंकि दोनों देशों का पुराना युद्ध विराम रविवार को खत्म होने वाला था। 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.